हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर हिंदी विषय के 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न एक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है? विकल्प अ है कवित्री, विकल्प ब है कवियत्री, विकल्प स है कवयित्री, विकल्प द है कवियत्री। राइट आंसर स है कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री है। प्रश्न दो, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है? विकल्प अ है प्रतीक्षा, विकल्प ब है संख्या, विकल्प स है बोली, विकल्प द है भाषा। राइट आंसर ब है संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ है बोली, लेकिन हिंदी में व्याकरण की दृष्टि से वचन का अर्थ संख्या से लिया गया है। प्रश्न तीन है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है? विकल्प अ है पानी, विकल्प ब है पुत्र, विकल्प स है मित्र, विकल्प द है बंदर। राइट आंसर द है बंदर। बंदर शब्द के पर्यायवाची हैं मरकट, बानर, कपि। प्रश्न चार है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है? विकल्प अ है पुस्तक, विकल्प ब है ममता, विकल्प स है अच्छाई, विकल्प द है रमेश। राइट आंसर अ है पुस्तक। उपयुक्त विकल्पों में से पुस्तक सही है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों में एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं को बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, जानवर, नदी इत्यादि। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी शब्द अगर बोल रहे हो तो उसमें उस जाति के और भी मतलब सभी उसमें समा जाएं। जैसे पुस्तक है तो पुस्तक में क्या है, कोई भी पुस्तक आ सकता है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कोई भी पुस्तक हो। ठीक है, तो यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न पाँच है, फ का उच्चारण स्थान है? विकल्प अ है कंठ, विकल्प ब है ओष्ठ, विकल्प स है तालव्य, विकल्प द है मूर्धन्य। राइट आंसर ब है ओष्ठ है। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अर्थात प वर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं वह क्या है, ओष्ठ है। जैसे प, फ, ब, भ, म, ये क्या है, ओष्ठ है। कंठ में क, ख, ग, घ, अंग। और तालु में क्या आएंगे, च, छ, ज, झ, ञ, ये तालु हो गए। मूर्धा में क्या आएगा, ट, ठ, ड, ढ, अड़। अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 6 है, सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। उत्तर है, सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द, पहला है संयम, समधन यम, दूसरा है संयोग, समधन योग बराबर संयोग, तीसरा है संभव, समधन भव बराबर संभव। प्रश्न 7 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? उत्तर है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि उनकी रचनाएं प्रकृति पर ही आधारित थी। प्रश्न 8 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। पंच परमेश्वर की कहानी ग्रामीण जीवन के बारे में है। प्रश्न 9 है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर है, मुहावरा अंधे की लकड़ी होना, अर्थ एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग में क्या होगा, मोहन अपने बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है, मतलब सहारा देता है। प्रश्न 10, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? उत्तर है, पहला है समास और दूसरा है समास विग्रह। हेडिंग है प्रसंगोचित, मतलब प्रसंग के लिए उचित। यहाँ विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप है, अतः प्रसंगोचित में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 11 है, छत्र संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? प्रश्न 11 है, छत्र संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? उत्तर है, छत्र संयुक्त वर्ण क, धन, स के योग से मिलकर के बना है। यहाँ आधा का है, यहाँ पूरा सा है। अगर यहाँ हलंत लगा होता तो यहाँ प्लस अ लग जाता है, ये भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 12 है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हेडिंग संज्ञा।
किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, क्रिया, द्रव्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: पशु जाति है, सुंदरता गुण है, व्यथा भाव है, मोहन व्यक्ति का नाम है। ठीक है, मोहन व्यक्ति है, दिल्ली यह स्थान है। ठीक है। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंजलि, संजीव, यह क्या है? व्यक्ति का नाम है। कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा अगर उसका नाम दे दिए गए तो। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। किसी वर्ग या जाति के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, शहर, लड़का में सभी लड़के आ जाएंगे, शहर में सभी शहर आ जाएंगे, लड़की में सभी लड़कियां आ जाएंगी। ठीक है। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मटेरियल नाउन कहते हैं। किसी तरल पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, दूध, पानी, कोई भी हो तरल पदार्थ वह द्रव्य होता है। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन अंग्रेजी में बोलते हैं। किसी समूह या वर्ग के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, टोली। पांचवा है भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भाव, गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दयालुता, सुंदरता। प्रश्न 13 है कहानी शिक्षण की उपयोगिता लिखिए। उत्तर है हेडिंग में कहानी शिक्षण की उपयोगिता। कहानी शिक्षण के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। दूसरा है कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। तीसरा है कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक तथा अर्थग्रहण का विकास करती है। चौथा है कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। पांचवा है कहानियां विद्यार्थियों को गद्य पढ़ाने के लिए उत्साहित करती हैं। छठवां है कहानियां विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती हैं। प्रश्न 14 है उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग प्रत्यय लिखिएगा। पहला उपसर्ग में उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से व्युत्पन्न है। उपधनसर्ग। प्रत्यय में पहला है प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन अय। उपसर्ग में दूसरा है उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में आकर विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। प्रत्यय में दूसरा है प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दार्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग में तीसरा है उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। प्रत्यय में तीसरा है जिस शब्दांश का शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। प्रश्न 15 है पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है पूर्ण विराम और अल्प विराम में अंतर। पहला है पूर्ण विराम, यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। इसका प्रयोग यह संकेत देने के लिए होता है कि वाक्य समाप्त हो गया है। जैसे राम स्कूल जा रहा है तो वाक्य क्या है? समाप्त हो गए, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिए गए। बारिश हो रही है, वाक्य समाप्त हो गया, तो अंत में क्या लगा दिए गए? पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम, यह वाक्य के भीतर छोटे छोटे हिस्सों को अलग करने के लिए लगाया जाता है। या दोस्तों कोई बात कह रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा रुकावट देने के लिए क्या है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वाक्य को स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने के लिए होता है। जैसे उदाहरण में राम, रुक जाइए थोड़ा सा, इसके बाद फिर बोलेंगे क्या? राम, श्याम और मोहन स्कूल गए। ठीक है। चाय, कॉफी, दूध सभी गर्म पेय हैं।
प्रश्न 16 है, हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, हिंदी शिक्षण में मौन वाचन का महत्व। हेडिंग है, पहला है समझ विकसित करना। मौन वाचन विद्यार्थियों को पाठ के गहरे अर्थ को समझने का अवसर देता है। दूसरा है एकाग्रता बढ़ाना। यह विद्यार्थियों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा है गति और समझ में सुधार। मौन वाचन के माध्यम से विद्यार्थी अपनी पढ़ने की गति और पाठ के अर्थ को समझने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। चौथा है आत्मनिर्भरता। यह विद्यार्थियों को स्व अध्ययन के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से सीखने में सक्षम बनते हैं। पांचवा है भाषा कौशल का विकास। मौन वाचन के माध्यम से शब्दावली, व्याकरण और अभिव्यक्ति में सुधार होता है। छठवां है परीक्षा तैयारी में सहायक। यह परीक्षा के समय सीमित समय में पाठ को समझने और उत्तर देने में सहायक होता है। प्रश्न 17 है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, हेडिंग है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न 18 है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है गणतंत्र दिवस। हेडिंग है, इसमें लिखिएगा गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस भारत के 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है, जिसे 26 जनवरी को बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है तथा विदेश से किसी को विशेष अतिथि के रूप में सम्मान सहित आमंत्रित किया जाता है तथा सेना और स्कूल के बच्चों द्वारा परेड भी निकाली जाती है। स्कूलों में सभी सरकारी तथा स्ववित्त पोषित दफ्तरों में झंडा फहराया जाता है। सभी स्थानों पर झंडा फहराने के बाद मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इस राष्ट्रीय पर्व को समस्त भारतवासी बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाते हैं। तो दोस्तों, ये था 2019 हिंदी पेपर सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जा रहा है, वहां से डाउनलोड कीजिएगा और इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा।